ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये परिवर्तन यात्रा 26 जनवरी से शुरू होने वाली थी। कानूनी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से कुछ रुकावटें आई। इस वजह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा लचीला बनाते हुए अलग अलग राज्यों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और लगभग 674 जिलों में 31 राज्यों में ये कार्यक्रम सारे देश भर में चलाया जाएगा। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 निकालने के पीछे मकसद ये है क्योंकि पहली ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा में जो जानकारी लोगों को सारे देश भर में दी जा चुकी है, उसके बाद ईवीएम में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। हमारे जागृति के और आंदोलन की बदौलत ईवीएम में बहुत सारी बातें चेंज की गई। इसके बावजूद भी ईवीएम में बहुत सारी गड़बड़ियां होने का जो काम है वो आज भी बदस्तूर जारी है। और जो गड़बड़ियां नई गड़बड़ियां हो रही है और उसके माध्यम से ईवीएम में घोटाले किए जा रहे हैं, उस संबंध में लोगों को जागृत करना जरूरी है। जागृति के साथ साथ इस पर आने वाले समय में दिसंबर तक भारत बंद करने की भी योजना है। इस अभियान के अंतर्गत, पार्ट 2 के अभियान के अंतर्गत, इसीलिए इस अभियान को, पार्ट 2 अभियान को शुरू किया गया है। साथियों, ईवीएम के संदर्भ में हम लोगों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यह निर्णय दिया। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने का क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। इसका मतलब यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये जो निर्णय दिया गया है ये कानून है। ये पहली बात समझना जरूरी है। केवल पार्लियामेंट ही कानून पास नहीं करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं उसको संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। तो ये समझना जरूरी है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती या उनको मालूम नहीं है ये बात। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री का मतलब है मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ये उसका अर्थ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को एक और मशीन लगाने का आदेश दिया। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल मशीन। तो अब चुनाव में केवल ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। अब दो मशीनें हैं, एक ईवीएम मशीन है, एक पेपर ट्रेल मशीन है। समझने के लिए या आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो ईवीएम मशीन है उसका मैंने नाम रखा है घोटाला करने वाली मशीन। ये मैंने किस आधार पर कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला हो सकता है। इसके आधार पर कह रहा हूं समझने के लिए कि ईवीएम मशीन का एक नाम एक घोटाला करने वाली मशीन है। जो पेपर ट्रेल है इसका मैंने नाम रखा समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों नाम अंग्रेजी है तो मैं उसके हिंदी नाम बता रहा हूं। पेपर ट्रेल मशीन का मैंने नाम रखा घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम घोटाला करने वाली मशीन, पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम मशीन घोटाला क्यों करती है ये भी थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के बारे में सही तरीके से लोगों को जानकारी नहीं है। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि पहले बैलेट पेपर हुआ करता था। समझाने के लिए, जब बैलेट पेपर होता था तो आप वोट डालने के लिए जाते थे तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। समझाने के लिए उदाहरण दे करके ताकि बात समझ में आ जाए। जब आप किसी बूथ पर जाते थे तो वहां के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे तो आप बैलेट पेपर देखते थे ऐसा कि कौन कौन कैंडिडेट के नाम है, फिर उसके चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सूअर, कुत्ता। समझाने के लिए, हो सकता है ऐसे नाम होते हो ना होते हो, समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। फिर आप सोचते हो कि किसको वोट दे, किसके वोट दे, किसको वोट दे, गधे को दे, सूअर के दे, कुत्ते को दे। चलो इस बार मैं कुत्ते को वोट दे देता। तो फिर आप सोचकर कुत्ते को वोट देने के बारे में सोचते हो और फिर वो स्टैम्प, जो पहले स्टैम्प होता था, ईवीएम आने के पहले स्टैम्प होता था, तो आप देखते थे ऐसा, हाँ इंक लग गया है। फिर वहां देखते थे कि हाँ यहां सबसे नीचे कुत्ता है, हाँ बराबर लग गया है, कुत्ते को लग गया है, ऐसा देखते थे। ये दोनों आंखों से देखते थे। देखने के बाद कि जो मैं बता रहा हूं उसका मकसद है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये ऐसा फोल्ड करते थे। फोल्ड करने के बाद फिर आप उसको और छोटा फोल्ड, फिर सबसे छोटा फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। तो आप निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया, मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होते थे और निश्चिंत होकर अपने घर में जाते थे। इतना कंफर्म हो गया, पक्का हो गया, ये मैंने जिस कुत्ते को वोट डालना था वो कुत्ते के नाम पर मेरा वोट जमा हो गया है, ऐसा समझकर आप चले जाते थे। अब ईवीएम आ गया। कंपेरेटिव बता रहा हूं कि लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये मशीन की बात है, हमारा पता नहीं लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है।
अब ईवीएम आ गया। ईवीएम आने के बाद आप बटन दबाते हो, क्योंकि ये बैलेट पेपर हो गया, अभी बैलेट पेपर खत्म हो गया। अब आपने ईवीएम आ गया, बटन दबाए। बटन दबाने के बाद दिखाई नहीं देता। आपने मान लो पंजे पर दबाया, दिखाई नहीं देता कि आपका जो वोट है, स्टैंप है, वो पंजे पे लग गया कि नहीं लग गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। बैलेट पेपर पर सारी क्रिया पूरे दोनों आंखों के सामने होती है, मगर ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। अंग्रेजी जो शब्द आया हुआ है वो इसलिए आया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को दिखता होगा, मतदाता को नहीं दिखता है। दोनों को दिखना चाहिए ना, चुनाव आयोग को भी दिखना चाहिए और मतदाता को भी दिखना चाहिए। दोनों को दिखे तो माना जाएगा मशीन ट्रांसपेरेंट है। नहीं है, दिखाई नहीं देता। फिर जो दिखाई नहीं देता वो आपका वोट ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। चले जाने के बाद वो किसके नाम पर जमा होता है आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईवीएम मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं, ये बातें समझ में आनी चाहिए। क्या मामला है ईवीएम मशीन? ईवीएम मशीन को बनाया ही इस तरह से कि आपके वोटों की चोरी की जा सके। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को बहुत बुरा लगा होगा ऐसा जब मैंने कहा, तो जिनको बुरा लगा होगा वो मेरे खिलाफ एफआईआर कर ले। वो कर नहीं रहे, क्यों? उनको मालूम है वामन मेश्राम के पास सबूत है, उस पर एफआईआर करेंगे तो हम ही पकड़े जाएंगे। तो वो मेरे ऊपर एफआईआर कुछ नहीं करते, क्योंकि मशीन कंपनी वाले अपने आप नहीं बनाते। मशीन को चुनाव आयोग ऑर्डर देता है। चोरी करने वाली मशीन चाहिए, ऐसी ये फैसिलिटी चाहिए। जैसी आपको मशीन चाहिए वैसा ऑर्डर देंगे और फिर कंपनी वाले बोलेंगे अच्छी मशीन सस्ती मिलेगी, चोरी करने वाली थोड़ी महंगी मिलेगी। यानी महंगी चलेगी, सस्ती। सही है आपकी बात कि सच्ची मशीन सस्ती मिलेगी, मगर चोरी करने वाली क्या है, थोड़ा बहुत मतलब हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत सारी फैसिलिटी देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी करनी है और पता भी चलने देना है। ज़्यादा टेक्निकल बहुत सारा इधर उधर करना पड़ेगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। नहीं ठीक है, ज़्यादा लगे कोई बात नहीं है, मगर चोरी करने वाली ही चाहिए। तो चुनाव आयोग जैसा ऑर्डर देता वैसी मशीन बनती है। ये आप लोगों को या सारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि मशीन कंपनी वाले अपने आप नहीं बनाते। मशीन को जैसा बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा वैसी मशीन बनाकर दी जाती है। ये समझना चाहिए हम लोगों को। चुनाव आयोग को भारत के संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने का अधिकार आपको दिया जाता है। चुनाव आयोग ही इस घोटाले में शामिल है। तो ये पहली बात तो हम लोगों को समझना।
और इसलिए वो उस तरह की मशीन बनाई जाती है। दूसरा, उसमें जापान या अमेरिका से चीप आती है, वो देखने का अधिकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। चुनाव आयोग को पूछा गया कि वो चिप में क्या है, कहा हमें पता नहीं। जब बैलेट पेपर था तो पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का होता था, मगर चिप के ऊपर अमेरिका या जापान से, जब पहली बार जापान से लाया था, जापान के लोगों को पूछा गया था कि क्या आप अपने देश में ये लगाते हो ईवीएम, तो जापान के लोगों ने कहा मूर्ख है क्या हम लोग, हम मूर्ख नहीं है, हम नए ऐसे नहीं लगाते, हमारे देश में ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर है। हमारा देश टेक्निकली दुनिया में एडवांस कंट्री माना जाता है। हमारे यहाँ हम टेक्नोलॉजी का चुनाव नहीं करते, बैलेट पेपर पर ही करते हैं। दुनिया वाले चाहे हमें बैकवर्ड कहे, मगर तो हम तो है एडवांस ही। अभी अमेरिका से चिप आती है। अमेरिका को मालूम है भारत के चुनाव जो है वह फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। अमेरिका में बैलेट पेपर पर होता है, और भारत के चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होते, अमेरिका को मालूम है। अमेरिका क्यों चुप है? दो कारण है। अमेरिका को बहुत सारा फायदा भारत सरकार जो है वो पहुंचाने का काम करती है, तो उसका क्या नुकसान है? अमेरिका के जो लोग हैं वो वहां की वर्ण व्यवस्था में बनिया पहले नंबर पर है, ब्राह्मण दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अमेरिका जो है वो बनिया का देश है। व्यापार, अमेरिका को सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनाने का काम जो है वो व्यापार की वजह से, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वहां की बहुत सारी बातें सारी दुनिया वाले खरीदते हैं। तो पहले नंबर का व्यापार तो अमेरिका का है। अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर क्यों है? क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार करता है। कोई ऐसा देश नहीं जो अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करता। तो अमेरिका की वर्ण व्यवस्था में पहले नंबर पर बनिया है, वो बनियागिरी ज्यादा है, तो वो चिप बनाकर दे रहे हैं। और उसको चुप रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी गलत व्यापारी शर्तें जो है वो मान करके वो बिजनेस कर रहे हैं। शर्तें होती है ना, दो देशों के बीच में व्यापारिक शर्तें होती है, एग्रीमेंट होता है। तो इस तरह से ये चिप जो है, वो जो ईवीएम मशीन में लगाई जाती है, वो चिप जो है अभी जापान से नहीं आती है, अभी अमेरिका से आती है। तो इस तरह से ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम में घोटाला होता है, ये बात 2004 में 2009 में सबसे पहले कांग्रेस को मालूम था। कांग्रेस ने ईवीएम लाया। अभिषेक मनु संघवी आजकल अखबार में उसका ज्यादा नाम आ रहा है। शिवसेना के केस में अभिषेक मनु संघवी का नाम आ रहा है, कपिल सिब्बल का नाम आ रहा है। अभिषेक मनु संघवी ने प्रस्ताव रखा था पार्लियामेंट में, और अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। ईवीएम मशीन एक कांग्रेस और बीजेपी ने पास किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी 99 में प्रधानमंत्री थे और 2004 के चुनाव में वो चुनाव जीतने की बात सोच रहे थे, पहली बार भारत में 2004 में ईवीएम लाया गया। ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी होने के बावजूद भी उसको मालूम नहीं था। अपोजिशन पार्टी के लोग, कांग्रेस के, उनको मालूम था। तो अपोजिशन में रहकर कांग्रेस ने 2004 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। तो 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2009 में कांग्रेस की सरकार आई,
तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका सारा डाटा कलेक्ट किया। सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। और इस तरह से 8 अक्टूबर 2013 को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया। अब 2 मशीन हो गई है, ईवीएम मशीन, पेपर ट्रेल मशीन। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली और पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली। पेपर ट्रेल मशीन, ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली क्यों? क्योंकि आंखों से दिखाई ही नहीं देता उसके अंदर क्या होता है, पारदर्शी मशीन नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन में क्या होता है, जब आप बटन दबाते हो, ये हैरान करने वाली बात आपको लगेगी कि एक आदमी बटन दबा रहा है, वोट का रिकॉर्ड 2 जगह इकट्ठा हो रहा है। एक ईवीएम मशीन में वोट का रिकॉर्ड और एक पेपर ट्रेल मशीन में वोट का रिकॉर्ड। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड। एक ही वोट के 2 रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर ट्रेल मशीन में कागज का टुकड़ा कटकर स्टैंप लगाया हुआ कागज का टुकड़ा, मान लो पंजे पर लगाया तो पंजे पर स्टैंप लगा हुआ कागज का टुकड़ा एज गुड एज बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर ट्रेल मशीन में बैलेट रिकॉर्ड 2। ये टेक्निकल बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यदि कैंडिडेट चुनाव हार गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 8 अक्टूबर 2013 का क्या निर्णय है, 100% रिकाउंट होगा। रिकाउंट का मतलब ही 100% है, क्योंकि बैलेट पेपर जब होता था और जब रिकाउंटिंग का ऑर्डर होता था तो इट मीन्स 100%। तो रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया था 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोई कैंडिडेट जो चुनाव हार जाता था उसको अधिकार दिया गया था कि वो कलेक्टर को एप्लीकेशन देकर रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। यदि रिकाउंटिंग की मांग करता है तो रिकाउंटिंग होगी। तो रिकाउंटिंग में क्या होगा, पेपर ट्रेल मशीन के टुकड़ों की, कागज के टुकड़ों की एज गुड एज बैलेट पेपर की गिनती होगी, 100% गिनती होगी। तो बैलेट पेपर में पहले क्या होता था, कभी कभी रिकाउंटिंग होती थी और हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था, जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। ये रिकॉर्डेड बातें हैं, चुनाव आयोग की रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर दिया। क्या के लिए दिया, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। जो घोटाला करने वाले लोग हैं उनको पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि यदि रिकाउंटिंग की मांग होती है तो पेपर ट्रेल मशीन में घोटाला पकड़ा जाएगा। यदि पहले दिन से मालूम होगा, घोटाला करने वाले लोगों को मालूम होगा कि घोटाला रिकाउंटिंग में पकड़ा जाएगा, तो घोटाला करने वाला आदमी घोटाला करेगा ही नहीं। है समझ में लॉजिक? पहले से मालूम होगा ये 2 सिस्टम है। ईवीएम में घोटाला किया जा सकता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर की विशेषता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं
कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। अब यहां पर आपने कमल के फूल पर स्टैंप मारा, यहां पर आपने पंजे पे स्टैंप मारा, यहां पर पंजे का स्टैंप है, यहां पर कमल के फूल पर स्टैंप है। पंजे पर लगा हुआ स्टैंप कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, कमल के फूल में लगा हुआ स्टैंप का बैलेट पेपर पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, फिजिकल नहीं है। बैलेट पेपर में फिजिकल है, दो कागज है, दो कागज के टुकड़े हैं, दो वोट है, अलग अलग स्टैंप लगा हुआ है। कमल के फूल वाला स्टैंप वाला कागज पंजा में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पंजा वाला कमल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर कर दिया तो रिकाउंटिंग में फिर अलग अलग हो जाएगा, रिकाउंटिंग में फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर उसी के नाम पर जमा हो जाएगा। इसलिए इस फिजिकल एविडेंस की वजह से हारा हुआ कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, जीता हुआ हार सकता है। यही बात ईवीएम में नहीं है। इसलिए ईवीएम मशीन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता क्या है? एक बार हार गया, फाइनली हार गया। टेक्नोलॉजी है साला, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में दोबारा जीत सकता है, बैकवर्ड में। एडवांस टेक्नोलॉजी हार गया, फाइनल हार गया। ये साली अजीब किस्म की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तो लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी की विशेषता है कि टेक्नोलॉजी में अगर हार गए, फाइनल हार गए, अभी आपके जीतने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस नहीं है। बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस है, इसलिए आप हार गए, रिकाउंटिंग में जीत भी सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर ट्रेल मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगवाए। 8 अक्टूबर 2013 चुनाव आयोग को मालूम हो गया ईवीएम का घोटाला पकड़ा जाएगा। चुनाव आयोग को मालूम हो गया, और खास बात वो आपको बताना जरूरी है। चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था बिल्कुल घोटाला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल हो सकता है। यानी चुनाव आयोग की बात को नहीं माना। चुनाव आयोग को पहले से मालूम था पेपर ट्रेल मशीन अगर लग गई तो घोटाला पकड़ा जाएगा। तो क्या किया चुनाव आयोग ने मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 का, मई 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाया ही नहीं। आप लोग सोचते होंगे अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। कि हमारे देश में ऐसे कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं अमल में लाया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हुआ। पेपर ट्रेल मशीन चुनाव आयोग ने लगाया ही नहीं। आरटीआई में पूछा गया तो चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 0.33% लगाया। रिकॉर्ड भी है, कितना लगाया? 0.33% लगाया। और कहां लगाया?
नागालैंड मिजोरम में लगाया, ताकि भारत के लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ईवीएम में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना और इस वजह से यह मशीन लगाई गई है। यह जानकारी छुपाने के लिए नागालैंड मिजोरम में लगाया। हो गया एक बात। दूसरी बहुत भयंकर बात, बहुत भयंकर बात, वो भयंकर क्या है? इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक भी अखबार ने, एक भी टीवी ने इस खबर को छापा ही नहीं तो ऐसी खबर थी पूरे फ्रंट पेज पर आनी चाहिए थी, बड़े एक्सपर्ट लोगों के ओपिनियन आनी चाहिए थे, एडिटोरियल आना चाहिए था, 2, 4, 5 दिन उस पर देश भर में बहस होनी चाहिए थी और सारे भारत के प्रजा को, नागरिकों को, वोट देने वाले लोगों को पूरी तरह से जागृत करने का काम भारत के मीडिया को करना चाहिए था। मगर भारत के मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल भी खबर नहीं छापी, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापी। पिछवाड़े में तो, अखबारे में तो छापी ही नहीं, पिछवाड़े में भी नहीं छापी, आखिरी पेज में भी नहीं छापी। लोगों को मालूम कैसे होगा? ईवीएम में गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है, कैसे मालूम होगा? नहीं, ऐसे ही चल रहा है, लगाया ही नहीं। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस ने बीजेपी को कहा, क्यों कहा, कब कहा? जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, नोटिस सरकार को मिला, सरकार कांग्रेस की थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की नोटिस मिली, तो नोटिस की विशेषता यह होती है कि पूरा डॉक्यूमेंट जाता है। तो कांग्रेस सरकार को मालूम हो गया पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे घोटाले के। कांग्रेस के सरकार को मालूम हो गया सारा एविडेंस ही है, अभी नहीं किया कहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, ये नहीं किया। आडवाणी ने घोषित किया कि मेरे को 2004 में हरवाया, 2009 में हरवाया। आडवाणी ने कहा इसके विरोध में रथ यात्रा निकाली। उसका मतलब कोई भी समस्या हो तो रथ यात्रा, अब मालूम आडवाणी कुछ भी अदर रथ यात्रा। तो कांग्रेस को लगा साला आडवाणी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, अगर ये रथ यात्रा में निकल कर ईवीएम का घोटाला कांग्रेस ने किया बता देगा, तो कांग्रेस के जिले जिले के दफ्तरों में भारत के लोग आग लगाने छोड़ेंगे नहीं, आग लगाएंगे। तो बहुत भयंकर होगा, कांग्रेस में तो बहुत भयंकर होगा। कांग्रेस का तो पूरा सफाया होने का खतरा है, हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने अरुण जेटली को, जो आडवाणी के बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली बड़े नेता थे, कांग्रेस ने उनको संपर्क किया कि आडवाणी जी को रोकिए। कहा कि रोकने की तो दूर बात है, हम तो कह भी नहीं सकते आडवाणी जी को, हमारी इतनी औकात नहीं। तो उन्होंने हमको तैयार किया हुआ है, हमारी इतनी औकात नहीं कि आडवाणी जी को कहे। तो कांग्रेस को लगा भाई आडवाणी को कौन रोकेगा, आडवाणी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, कौन रोकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो अपनी स्वास्थ्य के कारण की वजह से वो किसी प्रकार का कोई कैंपेन चलाने की स्थिति में तो नहीं। तो कांग्रेस ने आरएसएस से संपर्क किया, आरएसएस को कहा कि यदि आडवाणी जी इसके लिए रथ यात्रा निकालते हैं तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तो आप देशभक्त लोग हो, आरएसएस के लोग हो, देशभक्त लोग हो, तो देश को बचाना होगा। आरएसएस ने कहा देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, आडवाणी को रोकेंगे। बताओ हमें क्या फायदा होगा।
कांग्रेस ने आरएसएस के लोगों को कहा दो बार हमने घोटाला किया, अब डॉक्यूमेंट तो आपके पास है ही, अब आपसे क्या छुपाने का, आपको मालूम ही हो गया, तो हम कबूल करते हैं कि हमने 2 बार घोटाला किया, एक बार तुम कर लो, सरकार हमारी है, एक बार तुम घोटाला कर लो। आरएसएस ने कहा कि आपने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई, आप हमको एक कई बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए कह रहे हो। ये सही नहीं है। कांग्रेस ने कहा नहीं, आप राष्ट्रभक्त लोग हैं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं और सज्जन भी लोग हैं, सज्जन भी बहुत लोग हैं आप, हम कांग्रेस के लोग तो 2 नंबरी लोग हैं, हमने 2 बार घोटाला किया ठीक है, मगर आप भी 2 बार करोगे? नहीं, बराबरी होनी चाहिए, 2 बार आपने घोटाला किया, 2 बार हम करें, बराबरी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है, 2 बार आप भी कर लेना। तो इसलिए 2014 में जब चुनाव हुआ तो ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन नहीं लगाया, ना बीजेपी ने हल्ला किया ना कांग्रेस ने हल्ला किया, तो मालूम प्रजा को होगा कैसे? अखबार वाले ने भी हल्ला नहीं किया, कांग्रेस ने भी हल्ला नहीं किया, बीजेपी ने भी हल्ला नहीं किया, जब खबर छापी ही नहीं तो बाकी पार्टी के लोगों को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। 2014 का चुनाव, चूंकि अडवाणी की बात को आरएसएस ने अडवाणी को कहा, अडवाणी नहीं माना, तो अडवाणी का पत्ता ही काट कर दिया, आरएसएस ने अडवाणी का पत्ता ही काट दिया। अडवाणी की तबीयत खराब नहीं थी, अडवाणी तो बहुत सेहत ऊंची अच्छी थी, अडवाणी का पत्ता काट दिया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। उसके पीछे एक और आरएसएस का मकसद था, और यह मकसद प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम मशीन के घोटाले से चुनाव हम जीत रहे हैं तो कोई हमारे ऊपर आरोप ना करे कि हमको घोटाले की वजह से चुनाव जीता। नहीं, घोटाले की वजह से नहीं, ओबीसी का 52% वाला आदमी देश में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होने के बावजूद भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह प्रधानमंत्री का नाम उछाला गया। जबकि सांसदीय चुनाव में क्या होता है, पहले सांसदों का बहुमत हासिल करना पड़ता है, फिर बहुमत दल का नेता चुनना पड़ता है, नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मगर आरएसएस ने ओबीसी का वोट हासिल करने के दृष्टि से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया और गोवा के परिषद में रेजोल्यूशन पास कर दिया। और इस तरह से चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी को 283 सीटें मिली, अटल बिहारी और अडवाणी दोनों मिलके 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नेशनल कैंपेन चलाया, 186 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाए। दोनों मिलके, बहुत बड़े नेता थे, दोनों मिलके कैंपेन चलाते थे, मगर 186 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए। अकेले नरेंद्र मोदी ने 283 सीटें, बहुमत से 272 से 11 सीटें ज्यादा जीता 2014 में। ये सारा डाटा है, इलेक्शन कमीशन के डाटा के आधार पर बोल रहा हूं, आप लोग वेरीफाई कर लो। 11 सीटें ज्यादा जीता, जबकि अटल बिहारी और अडवाणी नरेंद्र मोदी से बहुत बड़े नेता थे, दोनों मिलके भी 186 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए, अकेले नरेंद्र मोदी 283 सीटें जीती। ये सारा चमत्कार ईवीएम मशीन का था। दूसरी विशेष बात ईवीएम की, 2000 तक भारत के राजनीति का अध्ययन करो, ईवीएम चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का अध्ययन करो, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था।
2004 के बाद पूर्ण बहुमत मिलना शुरू हो गया। ऐसा भारत के प्रजा में क्या परिवर्तन हुआ? अगर कोई परिवर्तन होता भी था तो वो अनिश्चितता ज्यादा बढ़ने का होना चाहिए था। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये अनिश्चितता कितनी ज्यादा होती थी बहुमत ना मिलने की। चुनाव आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, काशीराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो मीटिंग में गए, चुनाव आयोग के मीटिंग में, तो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की तारीख फिक्स करने के लिए आप तारीखें बताओ। काशीराम जी ने कहा 2 तारीखें फिक्स करो। कहा कि क्या मतलब? ये अभी की ये 2000 की ये तारीख की भी करो और अगले साल भर के बाद दोबारा चुनाव होगा। 2 तारीखें फिक्स करो, बार बार मीटिंग मत करो। आप लोगों को समझ में नहीं आया? काशीराम जी का ये कहना था अब की बार बहुमत नहीं मिलेगी, सरकार में 1 साल से ज्यादा नहीं चलने दूंगा। दोबारा फिर बार बार मीटिंग काहे की बुलाते हो भाई? 2 बार की तारीख फिक्स करो। मैं रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है। इसका मतलब इतनी ज्यादा अस्थिरता थी, इतनी ज्यादा बहुमत ना मिलने की बातें थी, ईवीएम मशीन ने ये मामला खत्म कर दिया। ये देश के अंदर की अस्थिरता को खत्म करके स्टेबल गवर्नमेंट लाया। स्टेबल गवर्नमेंट का स्लोगन भारत के 3.5% लोगों का, ब्राह्मणों का स्लोगन था, स्टेबल गवर्नमेंट। काशीराम जी का नारा क्या था? मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने शायद, पता नहीं आप लोगों के सामने हुआ ये अखबारों में काशीराम जी के बयान है। मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो जनता के बारे में सोचती है। जो ज्यादा मजबूत होती है वो जनता के बारे में सोचती नहीं है। तो मैं मजबूत सरकार नहीं आने दूंगा, मजबूर सरकार लाऊं। तो ये सबूत दे रहा हूं अस्थिरता का। ईवीएम मशीन ने अस्थिरता को खत्म कर दिया। रूलिंग क्लास 3.5% ब्राह्मणों के फेवर में उस समय से ईवीएम काम कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस के फेवर में ईवीएम ने काम किया, दूसरे नंबर पर बीजेपी के फेवर में काम किया। समझौते के तहत 2 बार घोटाला कांग्रेस ने किया, 2 बार बीजेपी के लोगों ने घोटाला किया। ये समझौते के तहत है। साथियों, अब ये जो घोटाला दोनों लोग मिलकर किए, अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी घोटाले के बगैर चुनाव नहीं जीत सकती। और एक खास बात आपको बता दूं, मान लो लोकसभा में 25 लाख वोटर है, 30 लाख वोटर है, 35 लाख वोटर है, 40 लाख वोटर है। अगर 1% इधर उधर होता है 40 लाख में, तो 40,000 के फर्क से कैंडिडेट चुन कर आ जाता है। 1% थे, अगर ईवीएम में 1% इधर उधर किया 40,000 का फर्क होगा। अगर 2% किया 80,000 का फर्क होगा। अगर 3% का फर्क किया तो ये 1,20,000 का होगा। अगर मान लो 30 लाख का वोटर है तो 30,000 से होगा 1% से। अगर 2% है 60,000 से। अगर आप अध्ययन करो चुनाव आयोग के आंकड़ों का तो आपको पता चलेगा 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, 30,000 से, 40,000 से, 25,000 से, 50,000 से, इतनी फर्क से कैंडिडेट चुनाव जीत रहे। इसका मतलब है 1% या 2% के घोटाले से सारा का सारा मामला हो रहा है। इसका मतलब है यानी ये पार्टी के लोग जो हैं सारा का सारा वोट का घोटाला कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2% का घोटाला करना भाई चुनाव जीतने के पहले। दूसरा, काउंटिंग के पहले मालूम होता है कौन जीतने वाला है। और एक विशेषता ईवीएम मशीन की, काउंटिंग के पहले मालूम होता है कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। उसके हिसाब से उसमें वोटों का जुगाड़ किया जाता है।
ये सारा का सारा पहले के ईवीएम में भी होता था, अब के ईवीएम में भी होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाती है, पहले तो लगाई ही नहीं 2014 में। जब नहीं लगाई 14 को, 15 को, 16 को नहीं लगाई तो वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगेगी। मेरे केस का जजमेंट। कितने लोगों को पता है कि सारे देश के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाती है, वामन मेश्राम की वजह से लगाई जाती है, मेरी वजह से लगाई जाती है। मैंने लगवाया, गर्व से कह रहा हूं और दुख से कह रहा हूं, लगाया, गिनती ही नहीं होती है। गिनती करने के लिए लगवाया ताकि घोटाला पकड़ा जा सके। 2014 में मशीन ही नहीं लगाई, 2019 में मशीन लगाई, गिनती ही नहीं की। क्यों? फरवरी 2019 को कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने कांग्रेस को कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया, आपने हमारी 1 बार मदद की, आपने वादा किया 2 बार घोटाला करके सरकार बनाने की, आपको दोबारा घोटाला करने के लिए हमारी मदद करनी होगी। कांग्रेस ने सरकार को कहा, नरेंद्र मोदी को कहा, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आप हो, जो करना चाहो कर लो, हम सपोर्ट करेंगे। कहा कि नहीं, क्योंकि अब वामन मेश्राम की टांग अड़ी हुई है, ये कोई गांधी की टांग नहीं है, सिंगल हड्डी वाली टांग जो गांधी की है, ये वामन मेश्राम की डबल हड्डी की टांग है, अब इसको रोक नहीं सकते, इसलिए मदद करो। फरवरी 2019 को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। केस में डॉक्यूमेंट्री, सारी चीजें जितनी बोल रहा हूं सारे डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा 50% मिलान करा दो। हमारे वकील ने कहा, अरे 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, 50% की मांग क्यों कर रहे हो? 100% का ऑर्डर है 24 अप्रैल 2017 का, आप फरवरी 2019 को 50% की मांग कर रहे हो। अजीब आदमी हो भाई। 100% का ऑर्डर है रिकाउंटिंग का, तुम 50% मिलान की बात कर रहे हो। 100% का ऑर्डर है, मगर ये तो उनको मदद करना था, बीजेपी को मदद करने के लिए मिलान लाया गया, मिलान का केस किया गया। चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगा दिया। रिकॉर्ड हमारी केस भी ही चल रहा है। जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में सेकंड इन कमांड जज था, यानी रंजन गोगोई के बाद दूसरे नंबर का जज था। उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। फिर 7 जज के बेंच ने जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, दोनों निर्दोष। साले दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, दोनों निर्दोष। भारत में हुआ, इसी केस में हुआ, रिकॉर्डेड बात है सारी।
जैसे ही ये खबर आई कि उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया, इमीडिएट मुझे समझ, अरे खिचड़ी पक गई है, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया 50% मिलान नहीं 1% होगा। अब 1% में चोर को पकड़ो। वन 1% का ऑर्डर दिया, 1% का ऑर्डर दिया मिलान करने का। तो क्या हुआ, वो 1% वाली जो पेपर टेल मशीन थी सितंबर 2019 को डिस्ट्रॉय कर दी गई। 13 लाख मशीन पेपर ट्रेल का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों? चुनाव आयोग को पूछा गया कितना महीने रखना है कानूनन का, 12 महीने। कितने महीने में डिस्ट्रॉय किया? 4 महीने में। है समझ में? चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था फांसी पर चढ़ाने लायक सबूत पेपर ट्रेल मशीन में है। अगर वामन मेश्राम जैसा पागल आदमी अगर उन मशीनों को सीज करने का ऑर्डर लाता है सुप्रीम कोर्ट से और अकाउंटिंग का ऑर्डर लाता है, तो चुनाव कमिश्नरों को देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा और फांसी की सजा होगी। इसलिए चुनाव कमिश्नरों ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी बात, ये जो मिलान करने का ऑर्डर दिया, तो मिलान का ऑर्डर अमल में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है? व्यवहार में होता क्या है? रिकाउंटिंग तो व्यवहार में हो सकता था, मगर मिलान व्यवहार में होता है या नहीं होता है? थोड़ा बताता हूं। मिलान का ऑर्डर हो गया, रात के 9 बजे तक काउंटिंग चलती है। 2019 में काउंटिंग चल रही है। 11 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे 340 सीटों पर बीजेपी एंड गठबंधन एनडीए आगे चल रहा है। एक भी सीट बीजेपी ने अभी जीती नहीं है। शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आते हैं और टीवी पर राहुल गांधी बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं, नरेंद्र मोदी को शुभकामना। हो गया, खत्म। जो रिकाउंटिंग के डेस्क में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं सब भाग गए। अब उसका नेता ही कह रहा है कि अब जीत गया। अभी एक भी सीट का रिजल्ट नहीं आया। 340 में से एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती। 340 में 303 बीजेपी और बाकी गठबंधन। मगर राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। आजकल अखबार वाले कहते हैं राहुल गांधी बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ, बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। कितना ईमानदार है? ये महात्मा गांधी के बाद महात्मा राहुल ही है। कितना ईमानदार है? उसको महात्मा कहना चाहिए। एक भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। राहुल गांधी ने टीवी पे आके बयान दिया तो काउंटिंग सेंटर के सारे कांग्रेस के लोगों ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये कह रहा हूं कि रात के 9 बजे जब काउंटिंग पूरा हो गया तो काउंटिंग पूरा होने के बाद मिलान करना पड़ता है। ठीक है, 1% सारा काउंटिंग होने के बाद मिलान करना पड़ता। तो मिलान के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हाजिर रहना जरूरी है। एक भी कार्यकर्ता हाजिर नहीं है, मिलान कैसे होगा? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मिलान की योजना बनाई ताकि मिलान करने का काम ही ना हो सके। व्यवहार में मिलान होता ही नहीं है।
रिकाउंटिंग हो सकता है, मिलान होता ही नहीं है। जब मिलान होता ही नहीं है तो मिलान की योजना क्यों बनाई? रिकाउंटिंग का ऑर्डर होने के बावजूद भी एक समस्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उस समस्या का समाधान करने का ऑर्डर दे दिया, दूसरा ऑर्डर देने की क्या जरूरत है? क्यों वकील साहब? जब एक समस्या का समाधान करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, उसी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की जरूरत है? यह भी हैरान करने वाली बात है। ऐसा हुआ, रिकॉर्डेड सारी बातें, जितनी बातें बोल रहा हूं सारी रिकॉर्डेड बातें। मिलान व्यवहार में होता ही नहीं है। ऐसी योजना कांग्रेस ने और बीजेपी ने बनाई ताकि रिकाउंटिंग को रोका जा सके। इसका मतलब है मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस जीतकर पेपर टेल मशीन लगवाया ताकि रिकाउंटिंग पेपर टेल मशीन की जा सके। आज तक रिकाउंटिंग हुआ ही नहीं। रिकाउंटिंग के आधार पर घोटाला पकड़ा जा सकता है, रिकाउंटिंग के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सकता है, मगर रिकाउंटिंग को रोक दिया गया ताकि घोटाला करवाया जा सके, घोटाला करके चुनाव जीता जा सके। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिली भगत करके ये सारा का सारा काम किया। सबूतों के साथ बोल रहा हूं। इसलिए बीजेपी वाले भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस वाले बोल रहे कि हमारे विरोध मेन अपोजिशन बीजेपी है, बीजेपी बोल रहे कि हम तो कट्टर शत्रु हैं कांग्रेस के। मगर कितने दुश्मन हैं ये मैं आपको सबूतों के साथ बता रहा हूं। इन सारी बातों से ये प्रमाणित होता है कि ईवीएम मशीन ही है, पेपर टेल मशीन लगाई गई मगर रिकाउंटिंग होती ही नहीं है। केवल और केवल ईवीएम मशीन का ही काम चल रहा है और ईवीएम मशीन का मैंने नाम रखा घोटाला करने वाली मशीन। घोटाला करने वाली मशीन ही चालू है, घोटाला उसके द्वारा हो रहा है। घोटाला रोकने के लिए पेपर टेल लगाया गया मगर पेपर टेल की रिकाउंटिंग होती ही नहीं है, इसलिए घोटाला बदस्तूर जारी है। अब खत्म कर देता हूं। आप लोगों को सुन सुनकर बहुत आपका भी दिमाग और ये पक गया होगा। कितना सारा 6 मिनट 10 बजने को रह गए हैं। खत्म कर देता हूं क्योंकि कितना दुखदायी बात, चली कितनी खतरनाक बात है। सारा लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया, सारा का सारा खत्म कर दिया। वोट का अधिकार ही तो फंडामेंटल राइट है। ए लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में भी लिखा है कि वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट, एक्ट ऑफ वोट जो है, मान लो मैं भाषण करके अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, कोई आदमी वोट देकर अपने विचार अभिव्यक्त करता है, नहीं मुझे बीजेपी के विचार मंजूर नहीं है, हो गया अभिव्यक्ति। नहीं मुझे कांग्रेस के विचार मंजूर नहीं है, हो गया अभिव्यक्ति। तो एक्ट ऑफ वोट जो है फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखो, मैं आप लोगों को जो अंग्रेजी में कह रहा हूं, एक्ट ऑफ वोट इज ए फंडामेंटल राइट, एक्सप्रेशन है। जैसे भाषण करके मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, वैसे मतदाता एक्ट करके एक्सप्रेस कर रहा है। आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो एक्ट ऑफ वोट जो है फंडामेंटल राइट है और सारा का सारा लोकतंत्र वोट के अधिकार पर खड़ा है और वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया गया। हो नहीं सकता मगर ऐसा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? कांग्रेस बीजेपी की इसमें मदद कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है, इस वजह से हो रहा है।
यानी ये चल क्यों रहा? आप लोगों को एक और सवाल बड़ा, बहुत फंडामेंटल सवाल, सर ये इतना सारा आप कह रहे हो सबूतों के साथ, फिर ये चल कैसे रहा है? इसमें कांग्रेस बीजेपी के साथ है, बीजेपी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के गठबंधन साथी है, बीजेपी के गठबंधन साथी है, जो रीजनल पार्टी के लोग कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, बीजेपी को साथ दे रहे हैं, वो क्यों चुप है ऐसा आप बोल रहे होंगे। वो SC ST OBC माइनॉरिटी के दल है, वो क्यों साथ दे रहे हैं? वो सोचते हैं कांग्रेस को फायदा होगा तो थोड़ा बहुत हमको भी होगा। कांग्रेस चोरी कर रही है, थोड़ा चोरी का हिस्सा हमको भी मिलेगा। इसलिए रीजनल पार्टी के नेता चुप है, बीजेपी के सपोर्टर रीजनल पार्टी, कांग्रेस के सपोर्टर रीजनल पार्टी चुप है। तो इसके परिणाम क्या हुआ? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। इसलिए चल रहा है ये मशीन। जो अकेला इस वामन मेजरा भी बोल रहा है। समस्या क्या है? इतना फैक्ट है, इतना सारा तथ्य है, इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये चल कैसे रहा? आपको ऐसे मन में सवाल पैदा होगा, चल कैसे रहा इतना भयंकर? ऐसे आसानी से नहीं चला जा सकता, ये इस वजह से चल रहा है। इसलिए दिसंबर के पहले पहले भारत बंद किया जाएगा, एक बात। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप EVM मशीन फोड़ने का कार्यक्रम क्यों नहीं बना रहे हो? फोड़ो, लोग मुझे कह रहे। मैं इसके लिए अभी राजी नहीं हूं, मगर चुनाव आयोग यदि इसमें सुधार करने का, 200% सुधार करने का, जैसे पेपर ट्रेल का रिकाउंटिंग वाला मामला है, यदि 200% सुधार का व्यवस्था EVM मशीन में होती है और इसको निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ नागरिक समितियां राष्ट्रीय स्तर पर, नागरिक समितियां राज्य स्तर पर, नागरिक समितियां लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अगर बनाई जाती है तो नागरिकों के पास जो वोट से सरकार बनाती है, क्योंकि उसका ही तो अधिकार है, तो नागरिकों को अधिकार दिया जाना चाहिए और यह कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होनी चाहिए। चुनाव, मैं ऐसा डिमांड नहीं करता, मगर चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है, इसलिए नागरिक समितियां होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को कहा था फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत सरकार का विभाग नहीं है, ये एटोनॉमस होगा, मगर वो एटोनॉमस होकर चोरी करने का काम कर रहा है। वो शासक वर्ग का पार्ट एंड पार्सल हो गया, भारत सरकार की नौकरी करने वाला हो गया चुनाव कमिश्नर। वो भारत सरकार का नौकरी नहीं करता है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि चुनाव कमिश्नर भारत सरकार का नौकरी नहीं है, एटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, नौकरी कर रहा है। इसलिए नागरिक समितियां होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होनी चाहिए, सारे निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन की पावर होनी चाहिए, क्योंकि उनके ही तो वोट पर लोकतंत्र खड़ा है, तो इसलिए उनके पास पावर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं तो मैं जनता को यह अपील करता हूं कि 15 लाख बूथ है, 15 लाख कमिटियां बनाओ, 15 लाख कमिटियां बनाओ, 15 लाख बूथ में 15 लाख कमिटियां बनाओ। तो अगर चुनाव आयोग ये नहीं मानता है तो 15 लाख जगह पर EVM मशीन फोड़ा जाएगा। यदि चुनाव आयोग संविधान नहीं मानती, चुनाव आयोग कानून नहीं मानती, चुनाव आयोग अगर इस तरह से घोटाले का कार्यक्रम चलवा रही है, तो फिर जनता को तो कोशिश करनी होगी। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा इससे तो जेल होगा, तो मैंने जवाब दिया, गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे हो गए कि महान हो गए? गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते महान हो गए। तो आप चोरी कर रहे हो? नहीं। डकैती डाल रहे हो? नहीं। संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, है लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई।
सबसे ज़्यादा तो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% है, अरे लोकतंत्र तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर तो आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, सत्यानाश है। इसलिए इस काम को करने के लिए मैं पहले तो चुनाव आयोग को, जिसके पास पावर है, वो ये अधिकार और संविधान संशोधन करे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जनता को 15 लाख सेंटर पर, बूथ पर EVM मशीन फोड़ने का काम करना चाहिए। और इसके लिए हम आपका साथ देंगे, लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद।